हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्लास 11th अकाउंटेंसी में हम डिस्कस कर रहे थे टॉपिक नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। और बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के प्रीवियस वीडियोस में हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज डिस्कस की थी, जस्ट लाइक एसेट, लाइबिलिटीज, कैपिटल, ओनर, बिजनेस, प्रोफेशंस, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस टाइप की हमने टर्मिनोलॉजीज डिस्कस कर ली थी। ओके, अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू गुड्स एंड स्टॉक। स्टॉक और गुड्स से रिलेटेड जितनी भी, उससे रिलेटेड जितनी भी टर्मिनोलॉजीज जो आपके अकाउंट्स में इंपॉर्टेंट होती हैं, वो सारी हम इसी एक वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में जो हम टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करेंगे वो सारी गुड्स से रिलेटेड, और इसमें गुड्स जो है वो एक बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो बाकी की सारी टर्मिनोलॉजीज का बेस क्रिएट करेगी। ओके, अब सबसे पहले हम बात करें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड्स। भाई देखिए, गुड्स एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो आपके अकाउंट्स में कंटिन्यूअसली आपको आती रहेगी। वो इसलिए क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था दैट अकाउंटेंसी इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। और बिजनेस क्या होता है? बिजनेस वो होता है जिसमें हम गुड्स के अंदर डील करते हैं। वी बेसिकली डील्स इन द मर्चेंडाइज और द फिजिकल आइटम्स, व्हाटएवर फिजिकल आइटम वी आर सेलिंग इन द मार्केट। तो अगर हम गुड्स की टेक्निकल डेफिनेशन की बात कर रहे हैं तो गुड्स होगा मर्चेंडाइज इन विच बिजनेस डील्स। कोई भी ऐसा मर्चेंडाइज जिसके अंदर बिजनेस डील करता है, या वो प्रोडक्ट या वो आइटम जो हम किसके लिए परचेस करते हैं, वी बेसिकली परचेस फॉर द सेक ऑफ रीसेल। हम क्या करेंगे, उसको या तो सेम फॉर्म के अंदर आगे बेच देंगे, या फिर हम क्या करेंगे, उसका प्रोसेस करके और उसका फॉर्म चेंज करके मार्केट में बेचेंगे। वो बेसिकली क्या कहलाएगा? हमारा गुड्स। देखिए, जब भी कभी आप अपने, अगर आप अकाउंट्स की बात करें तो भी उसके अंदर भी, और उस अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी बात करें, जब भी आप गुड्स की बात करते हैं तो बेसिकली आप उस चीज की बात करते हैं जिस चीज का आप बेसिकली बिजनेस कर रहे हैं। जिस भी प्रोडक्ट का आप बिजनेस करते हैं उसको, उसके लिए आप क्या टर्म यूज करते हैं? वी बेसिकली यूज द वर्ड गुड्स। जैसे लेट्स सपोज अगर कोई क्लॉथ का बिजनेसमैन है तो क्लॉथ जो वो क्या करता है, बाय करता है फॉर द सेक ऑफ रीसेल। वो क्लॉथ मार्केट से बाय करेगा और उसी क्लॉथ पर अपना प्रॉफिट ऐड करके मार्केट में क्या कर देगा, उसको सेल कर देगा। तो क्लॉथ विल बी कंसिडर्ड एज गुड्स, क्योंकि उसका फुल टाइम बिजनेस ही किस चीज का है? क्लॉथ का है। अगर कोई बिजनेसमैन मोबाइल फोन्स के अंदर डील करता है तो मोबाइल फोन जो वो बाय और सेल कर रहा है, दोज आर कॉल्ड एज गुड्स। जो भी उसने रीसेल पर्पस के लिए रखा है वो गुड्स कहलाएगा। कोई लैपटॉप के अंदर डील करता है तो जो लैपटॉप को वो बाय और सेल कर रहा है, जो रीसेल पर्पस से लैपटॉप को बाय कर रहा है, वो बेसिकली क्या कहलाएगा? गुड्स कहलाएगा। तो जब भी कभी अकाउंट्स के अंदर वर्ड टर्मिनोलॉजी गुड्स यूज हो जाए तो समझ जाइएगा कि ये वो प्रोडक्ट है जिसके अंदर आप क्या कर रहे हो, रेगुलर बेसिस के ऊपर डीलिंग करते हो। कोई भी प्रोडक्ट जिस पर आप रेगुलर बेसिस पर डीलिंग करेंगे, दोज आर कॉल्ड एज गुड्स। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई क्लॉथ, मोबाइल, ये सब सारी चीजें क्या होंगी? अपने आप में गुड्स होंगी। अच्छा, इसमें एक कंसेप्ट मैं आपका क्लियर कर दूं। एक यहाँ पर गुड्स आएगा और दूसरा एसेट होगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि गुड्स भी हमारी एसेट ही होती है बाय द टाइम वी आर नॉट सेलिंग दिस दैट प्रोडक्ट। जब तक हम उसको बेच नहीं देते तब तक वो हमारी क्या मानी जाएगी? एसेट ही मानी जाएगी। ओके फाइन। लेकिन गुड्स और एसेट में एक छोटा सा डिफरेंस है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं कि भाई एक बंदा है जिसका बिजनेस किस चीज का है? फर्नीचर का बिजनेस है। ये फर्नीचर का बिजनेसमैन है। अब जब नेचुरली जब ये फर्नीचर का बिजनेसमैन है तो वो फर्नीचर जो उसने रीसेल पर्पस के लिए बाय किया है, दैट विल बी कॉल्ड एज गुड्स। लेट्स सपोज ये उसका एक बड़ा शोरूम है और उस शोरूम के अंदर यहाँ पर उसका एक काउंटर लगा हुआ और यहाँ पर 3-4 चेयर लगी, इधर अपना लैपटॉप, और पूरा इस काउंटर के ऊपर क्या करते हैं वो लोग? प्रोडक्ट को बेचते हैं उसमें। ठीक है, मतलब ये पूरा काउंटर है, यहाँ पर कस्टमर की चेयर लगी और बाकी पूरे इस शॉप के अंदर क्या है? फर्नीचर भरा हुआ है। ओके फाइन। अब ये जो फर्नीचर यहाँ पर भरा हुआ है, ये फर्नीचर कहलाएगा इसका गुड्स, क्योंकि ये फर्नीचर इसने रीसेल पर्पस के लिए लिया है। अब मान लीजिए कस्टमर आता है और बोलता है कि भाई मुझे ये जिस चेयर पर आप बैठे हो ये चेयर चाहिए। तो बोलेगा सर ये चेयर तो हमारे पर्सनल यूज के लिए है, मींस हमारे बिजनेस में यूज के लिए है, सेम टू सेम मॉडल स्टॉक के अंदर रखा है, मैं वो मंगवा देता हूँ, आप ले लीजिए। और वैसे भी कस्टमर सेकंड हैंड ये वाली चेयर क्यों लेगा? क्योंकि ये तो ऑलरेडी यूज चेयर है, वो बोलेगा। या फिर वो बोलेगा कि इस टाइप की चेयर दिखा दीजिए। तो देखिए, एक ही चेयर को उसने अपने बिजनेस में यूज के लिए रखा और सेम चेयर यहाँ पर स्टॉक में रखी है। दोनों के स्टेटस में फर्क आ गया, दोनों की कैटेगरी चेंज हो जाएगी। ये वाली जो चेयर है ये इसकी एसेट हो जाएगी, और वो भी कौन सी एसेट? फिक्स्ड एसेट, और वी कैन से नॉन करंट एसेट। ठीक है, जिसको हम किस टर्म से यूज करेंगे? वी विल यूज द टर्म फर्नीचर। इस बिजनेसमैन के लिए ये चेयर और यहाँ रखी हुई सारी चेयर जो होंगी ये फर्नीचर होगी। ये काउंटर अपने आप में फर्नीचर होगा। कस्टमर के बैठने के लिए रखा गया सोफा या उनके लिए रखी गई चेयर्स
those will also be considered as what? Furniture, and those furniture will be considered as fixed asset. Okay. अब सेम टू सेम चेयर यहां पर उसने रखी है फॉर द सेक ऑफ रीसेल, तो उस केस में ये जो फर्नीचर होगा या ये जो चेयर होगी, दीज विल बी कॉल्ड एज द गुड्स, और जो ये स्टॉक रखा हुआ है जो अभी तक बिका नहीं है, दैट विल बी कॉल्ड एज द स्टॉक। हम क्या बोलेंगे उसको? स्टॉक। तो यहीं से हमारी सेकंड टर्मिनोलॉजी निकलती है, दैट इज व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? स्टॉक। तो स्टॉक को अगर मैं कहूं तो क्या? तो अनसोल्ड गुड्स, जो गुड्स अभी तक आपने बेचा नहीं है, जो अभी तक आपकी कस्टडी में है, दैट विल बी कॉल्ड एज द स्टॉक। हम इसको क्या बोलेंगे? स्टॉक। अच्छा, एक बात और, मैंने आपसे कहा कि ये आपकी एसेट है, तो क्या ये आपकी एसेट नहीं है? ऑफ कोर्स ये हमारी एसेट है। क्यों? क्योंकि देखिए मैंने आपको एसेट के बारे में क्या बताया था? बिलोंगिंग्स ऑफ द बिजनेस। हमारे बिजनेस की जो भी बिलोंगिंग्स होगी वो हमारे बिजनेस की एसेट होगी। जब तक ये स्टॉक, ये चेयर बिकती नहीं है, तब तक ये हमारी कस्टडी में हमारी बिलोंगिंग्स है, तब तक आपको इसको एसेट मानना पड़ेगा। बस डिफरेंस ये है कि ये हमारे यूज के लिए हमारी वैल्यूएबल आइटम है, बिलोंगिंग है और फिक्स्ड एसेट है, और सेम टू सेम चेयर जो स्टॉक के अंदर पड़ी है यहां पर फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ स्टॉक, और ये कहलाएगी आपकी करंट एसेट। मींस देखिए, एक ही चेयर का दो जगह रखने से और उसके यूज से उसका स्टेटस चेंज हो गया। जो आप अपने बिजनेस में यूज कर रहे हैं वो फर्नीचर का पार्ट हो जाएगा, और जो रीसेल के लिए यूज कर रहे हैं दैट विल बी द पार्ट ऑफ गुड्स, एंड दैट गुड विल बी कंसिडर्ड एज अ स्टॉक, क्योंकि अभी तक उसको आपने बेचा नहीं है, और दैट स्टॉक विल बी कंसिडर्ड एज अ करंट एसेट। तो आई होप अब आपको ये डिफरेंस गुड्स और गुड्स में या स्टॉक में या फिर किसी दूसरी एसेट के अंदर डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई बेसिक डिफरेंस इन दोनों के अंदर क्या होता है। ठीक है, जो आइटम रीसेल के लिए बुलवाई गई दैट इज कॉल्ड एज गुड्स, जिसके अंदर भी आप डील करते हो, देखिए जिसमें भी आप डील करते हो वो आपका गुड्स है। ठीक है, फुल टाइम डीलिंग जिसके अंदर होती है वो आपका गुड्स है। अगर आप कपड़े के बिजनेसमैन हो तो कपड़ा विल बी द गुड्स। ठीक है, अगर आप मोबाइल फोन के बिजनेस हो तो मोबाइल फोन विल बी द गुड्स। इफ यू आर अ बिजनेसमैन ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर विल बी द गुड्स। टू व्हीलर के बिजनेसमैन हो तो टू व्हीलर गुड्स। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि अगर कोई एक फोर व्हीलर का शोरूम है ना, आप ये यहां पर मान लें टोयोटा इनोवा कार का शोरूम है। अब जो टोयोटा इनोवा कार इसने सेल करने के लिए रखी है दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ स्टॉक और गुड्स। वो टोयोटा जिसमें डील करता है इनोवा में, वो क्या कहलाएगी? अपने आप में उसकी गुड्स कहलाएगी। और इसके पास अपने एक पर्सनल यूज के लिए या बिजनेस यूज के लिए भी एक उसने क्या कर रखा है, टोयोटा इनोवा यूज करता है वो, जिसमें वो कस्टमर्स का लाना ले जाने का और दूसरे काम बिजनेस के करता है। तो दैट टोयोटा इनोवा विल बी द पार्ट ऑफ मोटर व्हीकल, और वो मोटर व्हीकल क्या बन जाएगी? आपकी फिक्स्ड एसेट बन जाएगी। तो ये आप कैटेगराइजेशन करना सीख लें। अब आप जब भी ट्रांजैक्शन आए परचेज गुड्स फॉर कैश, तो समझ जाइएगा कि क्या परचेज किया है हमने, ये वो प्रोडक्ट परचेज किया है जिसमें हम डील करते हैं। परचेज मशीनरी फॉर कैश, तो समझ जाना मशीनरी इज एन एसेट, हमने एसेट बाय की है। अब परचेज फर्नीचर फॉर कैश, तो समझ जाइएगा फर्नीचर इज अ फिक्स्ड एसेट, हम फर्नीचर बेसिकली हमने एक एसेट बाय की है, गुड्स बाय नहीं की। जहां जहां वर्ड गुड्स आ जाए बस तभी आप समझेंगे कि भाई हमने उस मर्चेंडाइज को बाय किया है जो बेसिकली जिसके अंदर हम डील करते हैं। ओके, दूसरी बात, स्टॉक मैंने आपको बताया, स्टॉक वो आइटम है जो अनसोल्ड गुड्स होता है, जिसको अभी तक आपने बेचा नहीं, जिस पर ओनरशिप और जिस पर बिलोंगिंग्स जो है वो बेसिकली आपकी है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, आप मेरा फर्स्ट वीडियो जब इसका टर्मिनोलॉजीज का फर्स्ट वीडियो देखेंगे तो उसके अंदर हमने बिजनेस और टाइप्स ऑफ बिजनेस में डिस्कस किया था, और हमने उसमें दो टाइप के बिजनेस डिस्कस किए थे। एक तो हमने पढ़ा था मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एंड सेकंड इज व्हाट? ट्रेडिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में करने वाला बंदा मैन्युफैक्चरर कहलाता है, और ये बंदा वो होता है जो रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट करता है? फिनिश गुड्स में। रॉ मटेरियल लाता है, कच्चा माल 0% प्रोसेस गुड्स, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है, उसको यूजेबल आइटम बनाता है, और यूजेबल आइटम के फॉर्म में फिर आगे वो सप्लाई चेन में सप्लाई कर देता है। उसके बाद ट्रेडिंग करने वाले बंदे कौन होते हैं? ट्रेडर्स होते हैं। ये मार्केट से फिनिश गुड्स ही बाय करते हैं और आगे अपना प्रॉफिट ऐड करके फिनिश गुड्स को ही सेल कर देते हैं। ओके, अब देखिए स्टॉक की अगर हम बात कर रहे हैं तो स्टॉक फिनिश गुड्स, ये ट्रेडर के पास सिर्फ एक ही होता है, एक टाइप का स्टॉक होता है, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्योंकि ये फिनिश गुड्स ही बाय करता है और फिनिश गुड्स ही सेल करेगा। जस्ट लाइक आपका स्टेशनरी का शॉपकीपर, या जहां से आप अपना मोबाइल फोन बाय किया है, जहां से आपने अपना लैपटॉप बाय किया है, वो कौन है? वो लोग ट्रेडर हैं। वो एज इट इज उसी लैपटॉप को बाय करेंगे और आगे उसमें सेल कर देंगे, एज इट इज उसी मोबाइल को बाय करेंगे और आगे आपको मार्केट में सेल कर देंगे। तो
फिनिश गुड्स ही बाय किया, फिनिश गुड्स ही सेल किया, मींस नो फर्दर प्रोसेसिंग इज डन बाय द ट्रेडर। उसके लिए स्टॉक एक ही टाइप का होता है, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ओके, नाउ कम टू द मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर के पास स्टॉक मैंने क्या कहा, स्टॉक वो आइटम जो अभी तक सेल नहीं हो, जिस पर अभी आपकी बिलोंगिंग से, इसके पास तीन टाइप का स्टॉक होता है। एक होता है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, सेकंड इज द स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, एंड थर्ड इज द स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। थर्ड कौन सा होता है, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ये तीन टाइप के स्टॉक बेसिकली इसके पास होते हैं। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ऐसा माल जिस पर अभी 0% प्रोसेसिंग हुई है, मींस जैसा आया था वैसा ही रखा है, अभी इस पर प्रोसेसिंग करना पूरी बाकी है, एज इट इज पड़ा हुआ है। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जिस पर 100% प्रोसेसिंग हो चुकी है। और स्टॉक ऑफ WIP जो होती है, ये जो WIP का स्टॉक है, ये 0% से ज्यादा और 100% से कम की प्रोसेसिंग होती है। मींस अगर 2% भी प्रोसेसिंग हो गई तो वो किस में आ जाएगा, रॉ मटेरियल ना रहते हुए क्या कहलाएगा, वो स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, क्योंकि उसके ऊपर अब प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है और अभी 100% से थोड़ी कम प्रोसेसिंग रह गई है, तो भी वो स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस का ही पार्ट होगा। ओके, तो ट्रेडर के लिए हमारे पास एक टाइप का स्टॉक कौन सा, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, और मैन्युफैक्चरर के लिए हमारे पास 3 टाइप्स के स्टॉक होते हैं। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जिस पर अभी कोई प्रोसेसिंग नहीं की गई, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जिस पर 100% प्रोसेसिंग हो गई है, बस उठाकर इसको सेल करना है, और स्टॉक ऑफ WIP जिस पर प्रोसेसिंग 100% से ज्यादा बट 0% से ज्यादा बट 100% से कम होती है। ओके, इसमें एक कंसेप्ट और मैं आपको बता दूं, इसमें जो स्टॉक होते हैं ये 2 टाइप का स्टॉक होता है ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड। ये तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेसिंग हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड देयर आर 2 टाइप ऑफ स्टॉक। फर्स्ट इज व्हाट, ओपनिंग स्टॉक, एंड सेकंड इज व्हाट, द क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। अब क्या होता है भाई ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक? ओपनिंग स्टॉक मींस स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, किसी एक खास वक्त के बिगिनिंग के अंदर जो स्टॉक है, दैट इज कॉल्ड एज ओपनिंग स्टॉक। ओके, और क्लोजिंग स्टॉक विल बी कंसिडर्ड स्टॉक एट द एंड ऑफ द पीरियड। ये आपके किसी भी एक स्पेसिफिक पीरियड के एंड में जो होता है, दैट इज कॉल्ड एज द क्लोजिंग स्टॉक। अब ये ओपनिंग और क्लोजिंग इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका पीरियड कितना है। लेट सपोज इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ ईयर, 12 मंथ की बात करें, और आपका 12 मंथ में 1 अप्रैल 22 से स्टार्ट होता है, 31 मार्च 23 को ईयर एंड होता है, तो जितना स्टॉक 1 अप्रैल 22 को कैलकुलेट होगा, दैट विल बी टर्म्ड एज अ ओपनिंग स्टॉक। और जो 31 मार्च 23 को एंड ऑफ द ईयर में लास्ट डे पर जितना स्टॉक आपके पास पड़ा है, दैट विल बी टर्म्ड एज द क्लोजिंग स्टॉक। और ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, ये नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24 ईयर के लिए क्या बन जाएगा, ये ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। तो जो इस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक, that will be considered as the opening stock for the next year. I hope अब आपको स्टॉक और गुड्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसी में अब आगे देखें, इसमें स्टॉक और गुड्स से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है। एक टर्म होती है इसमें परचेसेस। अकाउंट्स में whenever we use the word purchases only, it means it represents the purchases of goods. जब भी कभी गुड्स परचेस किया जाएगा तो उसके लिए टर्म परचेसेस यूज होगी। जैसे अगर आपको अकाउंट्स में एक ट्रांजेक्शन दिया है, परचेसेस वर्थ ₹10,000, ठीक है, तो आप समझ जाइए। अब आप बोलेंगे भाई क्या परचेस किया है, कोई नया स्टूडेंट होगा तो बोलेगा क्या परचेस किया है, तो समझ जाइए किसकी बात कर रहा है। दे आर टॉकिंग अबाउट द परचेसेस ऑफ गुड्स, मींस परचेसेस ऑफ दैट मर्चेंडाइज इन विच बिजनेस डील्स, जिसमें भी आप डील करते हो। लेकिन अगर किसी ने उसके साथ में अगर आगे लिख दिया परचेस्ड फर्नीचर वर्थ ₹5,000, तो समझ जाना गया फर्नीचर आपकी क्या है, एसेट है। तो जब वर्ड, इवन हम भी जब भी वर्ड अकाउंट्स में गुड्स बाय करते हैं, तो गुड्स के बाय करने को हम क्या टर्म यूज करते हैं, परचेजेस ओनली। लेकिन जब फर्नीचर बाय करेंगे या कोई दूसरी एसेट या मशीनरी या कार या मोटर व्हीकल, लाइव स्टॉक, तो उसके लिए फिर हमें उस स्पेसिफिक एसेट का नाम लिखना पड़ेगा। गुड्स बाय करेंगे तो हमें क्या लिखना पड़ेगा अकाउंट्स में, वी यूज द टर्म परचेजेस ओनली। और जब आप कोई एसेट बाय करोगे तो यू हैव टू यूज द नेम ऑफ दैट स्पेसिफिक एसेट, जो भी एसेट आपने बाय की है। फर्नीचर बाय किया, फर्नीचर आपकी एसेट है तो एंट्री क्या होगी, फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। और अगर गुड्स बाय किया तो गुड्स की जगह एंट्री क्या होगी, परचेसेस अकाउंट, ठीक है। तो कहने का मीनिंग ये कि जब भी कभी हम अकाउंट्स में गुड्स के लिए गुड्स को बाय करते हैं तो उसके लिए क्या टर्म यूज करेंगे, परचेसेस। ऑन द अदर हैंड अगर हमने गुड्स को सेल किया तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे, उसके लिए सेल्स, ठीक है। अगर जैसे मैंने गुड्स बेचा तो मैं उसके लिए वर्ड यूज करूंगा सेल्स अकाउंट। लेकिन अगर फर्नीचर बेचा तो उसके लिए मैं वर्ड यूज करूंगा फर्नीचर अकाउंट,
क्योंकि फर्नीचर क्या है, मेरी फिक्स्ड एसेट है, और अगर मैं सेल्स वर्ड यूज कर रहा हूं तो यहीं से मैं समझ जाऊंगा कि मैंने क्या बेचा, इसमें गुड्स मार्केट में सेल किया है। तो जब भी कभी परचेसेस वर्ड यूज हो अकाउंट्स में, समझ जाइएगा वी आर परचेसिंग द गुड्स, और व्हेनेवर वी यूज द वर्ड सेल्स इट मींस वी आर सेलिंग द गुड्स। सेल वर्ड आ गया तो हम गुड्स को सेल कर रहे हैं। या मैं ऐसा कहूं, अगर हम गुड्स को सेल करेंगे तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे, सेल्स यूज करेंगे। गुड्स को बाय करेंगे तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे, परचेसेस यूज करेंगे। तो एनीवे ये हमारे गुड्स से रिलेटेड दो टर्म थी, परचेसेस और सेल्स। जब भी कभी हम गुड्स को परचेस करेंगे तो क्या टर्म यूज करेंगे अकाउंट्स में, परचेसेस, और जब भी कभी हम गुड्स को सेल करेंगे तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे, परचेसेस, सॉरी सेल्स। गुड्स, परचेसेस और सेल्स के ऑपोजिट एक टर्म होती है। देखिए परचेसेस का मीनिंग होगा गुड्स का बाय करना। अब कभी कभी ये होता है कि भाई गुड्स जो हमने बाय किया वो अप टू द मार्क या अप टू द रीजनेबल स्टैंडर्ड नहीं होता जो हमने बाय किया था, या उसमें कोई डिफेक्टिव आइटम आ गई, कुछ भी खराबी आ गई, तो हम उस गुड्स को रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, तो परचेस किया हुआ गुड्स जब रिटर्न होगा तो दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, परचेसेस रिटर्न। हम उसके लिए क्या टर्म यूज करेंगे, परचेसेस रिटर्न। परचेस किया हुआ गुड्स रिटर्न होगा तो हम परचेसेस रिटर्न। इसी तरह से हमने कोई गुड्स सेल किया और सामने वाले को वो पसंद नहीं आया, या अप टू द मार्क नहीं है, या डिफेक्टिव है, या कुछ भी होगा, और अगर उसने गुड्स हमको रिटर्न किया, सेल किया हुआ गुड्स वापस आया, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, सेल्स रिटर्न। ऐसी टर्म क्या कहलाएगी, आपकी सेल्स रिटर्न। तो परचेस रिटर्न का मीनिंग हमने जो गुड्स बाय किया था उसको रिटर्न किया, सेल्स रिटर्न का मीनिंग हमने जो गुड्स सेल किया था वो रिटर्न आया। ठीक है, यहां पर हम कस्टमर को, हम यहां पर सप्लायर को वापस करेंगे और कस्टमर यहां पर हमें गुड्स को वापस करेगा। ओके, अच्छा इसके लिए टर्म और यूज होती है, मैं आपको बताता हूं। देखिए परचेसेस में गुड्स हमारे पास आता है, गुड्स का आने का जो फ्लो होता है उसको हम बोलते हैं इनवर्ड्स। बिजनेस के अंदर वो इनवर्ड होता है। इनवर्ड मींस कोई भी चीज अंदर आती है, और जब हमारे सेल्स के अंदर गुड्स हमारे पास से जाता है तो इसमें मूवमेंट क्या होता है, गुड्स का आउटवर्ड्स, मींस गुड्स हमारे पास से जा रहा है। ओके, तो परचेसेस क्या रिप्रेजेंट करती है, इनवर्ड्स, और सेल्स क्या रिप्रेजेंट करेगी, आउटवर्ड्स। अब जब सेल किया हुआ गुड्स वापस बिजनेस में आएगा तो उसका मूवमेंट क्या हो जाएगा, इनवर्ड। तो हम इसको एक टर्म और यूज करते हैं, रिटर्न इनवर्ड्स। सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड्स बोथ आर सेम टर्मिनोलॉजी। रिटर्न इनवर्ड्स मींस ऐसा गुड्स जो हमारे पास वापस आया। वापस कौन सा आएगा, नेचुरली जो सेल किया था वही गुड्स जब रिटर्न होगा तो दैट विल बी कॉल्ड एज रिटर्न इनवर्ड्स। ओके, और जब हमने गुड्स बाय किया था तो उसका मूवमेंट इनवर्ड था। आज हम गुड्स वापस कर रहे हैं सामने वाले को तो उसका मूवमेंट आउटवर्ड हो गया, मींस गुड्स जा रहा है हमारे पास से। तो इसी के लिए एक और अल्टरनेटिव टर्मिनोलॉजी चलती है, दैट इज व्हाट, रिटर्न आउटवर्ड्स। रिटर्न आउटवर्ड्स मींस ऐसा रिटर्न जिसमें गुड्स का मूवमेंट क्या है, आउटवर्ड मूवमेंट है, जिसमें गुड्स आपके पास से वापस बाहर जा रहा है। ओके, तो इस वीडियो में हमने सारी गुड्स से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी डिस्कस की। गुड्स का मीनिंग क्या होता है मैंने आपको बताया, जिसमें आप डील करते हो वो आपके लिए गुड्स है। फिर मैंने आपको बताया स्टॉक। स्टॉक मींस वो गुड्स जो अभी तक बिका नहीं है, जिस पर अभी आपकी ओनरशिप है, दैट इज कॉल्ड एज स्टॉक। और एंड स्टॉक इज अ करंट एसेट। स्टॉक और फिक्स्ड एसेट में मैंने आपको डिफरेंस बताया। बिसाइड्स वी हैव डिस्कस परचेसेस, गुड्स। जब भी वर्ड हम गुड्स को परचेस करेंगे तो हम अकाउंट्स में क्या वर्ड यूज करेंगे, परचेसेस। और जब भी गुड्स को सेल करेंगे तो वर्ड यूज करेंगे सेल्स। गुड्स जब वापस आ जाएगा बेचा हुआ तो दैट इज कॉल्ड एज सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड्स। और जब गुड्स हम वापस कर देंगे तो दैट इज कॉल्ड एज परचेस रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड्स। तो आई होप आपको ये गुड्स, स्टॉक, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न के कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। स्टिल इफ यू फील एनी क्वेरी, एनी डाउट, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. This is Najeeb Hashmi signing off from Najeeb Hashmi's Academy. Thank you.